Guys, now please keep quiet and just concentrate towards me. Still we are moving through the chapter which is belongs to the light. The name of chapter is actually wave theory of light, but according to syllabus the name of topic is nothing but याद है ना सबको? 5 phenomenons थे. Phenomenon number 1 reflection of light, number 2 refraction of light, polarization, interference, diffraction. मेरे हिसाब से रिफ्लेक्शन हो गया था, रिफ्रैक्शन भी हो गया था, पोलराइजेशन भी हो गया था. सिर्फ 2 थ्योरम्स बाकी है, मैलस थ्योरम एंड ब्यूस्टर्स थ्योरम. चौथा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और पांचवा डी. जैसे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस आपका खत्म होगा, हम कंसीडर कर लेंगे आपका चैप्टर 100% खत्म हो गया. इज दैट क्लियर? अभी हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था एक बार मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ. बच्चों हमने लाइट्स के बहुत अलग अलग टाइप देखे थे मेरे हिसाब से. अगर मैं पोलराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ तो 2 तरह की लाइट्स होती है, अनपोलराइज्ड एंड व्हाट इज मीन बाय अनपोलराइज्ड? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में ट्रैवल करते हैं. पोलराइज्ड लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर ओनली वन डायरेक्शन है. लाइट का मतलब वेव्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एक ऐसा रेडिएशन होता है जो प्रोपोगेट करता है फ्रॉम वन मीडियम टू दी रेयर टू रेयर, डेंसर टू डेंसर. द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, बट रेयर टू डेंसर स्पीड कम होगी, डेंसर टू रेयर स्पीड टिल 3 to 10 to power. उसके बाद फिनोमेनन पढ़ाया था रिफ्लेक्शंस के 3 लॉ एंड रिफ्रैक्शंस के 4 लॉ. रिफ्लेक्शंस के और रिफ्रैक्शन के लॉज के बारे में किस बंदे ने बताया? मैक्सिमम सक्सेस किसको मिला? हाइजीन्स को. हाइजीन्स ने इंटरफेरेंस भी बताया, पोलराइजेशन भी बताया और डिफ्रैक्शन भी बताया. न्यूटन को इस चैप्टर में ज्यादा सक्सेस मिला नहीं. रिफ्लेक्शन के 3 लॉ देखने के बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के 4 लॉ देखे थे. पहले 3 लॉ सभी को याद है, चौथा लॉ क्या था? बराबर है, राइट है, बोलिए. वेरी गुड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एनी मीडियम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. लाइक इस बोर्ड, इसकी हार्डनेस बेटा चेंज नहीं होगी ना. हाँ, अगर आप इसको पानी में डुबा के रखोगे तो हार्डनेस ऑब्वियसली क्या होगी? फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम, यू नो आइसोट्रोपिक जिसमें मीडियम क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट. क्या क्या कांस्टेंट होता है? पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेंपरेचर. चौथा लॉ था फॉर एवरी डेंसर मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. उसके बाद सर ने कंटिन्यू किया था न्यूटन कॉर्पुस्कुलर थ्योरी. शायद आपको बहुत अच्छे से याद है. व्हाट इज बाय कॉर्पुसल्स? टाइनी पार्टिकल. जिस टाइनी पार्टिकल का साइज एंड शेप हर बार सेम. टाइनी पार्टिकल का साइज एंड शेप पे डिपेंड करती है उसकी वेवलेंथ. वेवलेंथ कौन आइडेंटिफाई करता है? आंखों में. और वेवलेंथ चेंज होने से लाइट का क्या चेंज होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज होने से क्या चेंज होता है? कुछ याद आ रहा है? यस, वेरी गुड. उसके बाद गुड्डे सर ने कुछ पोस्टुलेट्स बताए थे. व्हाट इज अ पोस्टुलेट? फॉल्स स्टेटमेंट या ट्रू स्टेटमेंट. ये पोस्टुलेट थे बेटा न्यूटन कॉर्पुस्कुलर थ्योरी के. उसके बाद मैंने कुछ ड्रॉबैक्स भी बताए थे, याद है ना? हमने ड्रॉबैक को एक भी ड्रॉबैक को एक्सेप्ट. उसके बाद आपका एक्चुअली चैप्टर स्टार्ट हुआ वेव थ्योरी ऑफ. उसके बाद सर ने कुछ मेरिट्स बताया, डीमेरिट्स बताया और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड में एंट्री की थी वेव फ्रंट. व्हाट इज मीन बाय वेव फ्रंट? आपने इस साल, एक मिनट, इस साल हुआ था ना सर, इनका तो पेपर ऑनलाइन हुआ था ना. अरे सॉरी, इनका पेपर ही नहीं हुआ 12th का, भूल गया. उसके पहले शायद वेव फ्रंट के ऊपर क्वेश्चन आया था एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए. वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है बच्चों? ये क्या है? किसी क्वांटिटी का नाम है क्या? किसका नाम है फिर? ये स्ट्रक्चर है, ऐसा फिनोमेनन है जो कहां पे दिखता है? प्राइमरी सोर्स के साइड में, मतलब ये एटमॉस्फेयर में दिखता है. अगर आप बोलोगे कि सर नहीं ये टारगेट पे दिखता है तो आप गलत जा रहे हो. ये स्क्रीन पे दिखता किसी भी कैंडल को ऑन करने के बाद उसके साइड में नंबर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर्स बनते हैं, एक रेडिएशन का सरफेस बनता है. उस पैटर्न को, उस स्ट्रक्चर को, उस फिनोमेनन को हम कहते हैं वेव फ्रंट. वेव फ्रंट 3 टाइप्स के क्यों बने? वेरी गुड. ड्यू टू साइज एंड शेप ऑफ सोर्स या प्राइमरी सोर्स. कॉमन सेंस की बात है, अगर आप कैंडल जलाओगे तो उसके साइड में वेव फ्रंट स्फेरिकल बनेगा. नंबर 2, एक्चुअली सन, बेसिकली सन भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ही है, पता है आपको? पर सन जब अर्थ के तरफ लाइट फेंकता है तो वो प्लेन में आती है ना. दूसरा वेव फ्रंट बनेगा कौन सा? प्लेन. अब नंबर 3 था सिलिंड्रिकल. तो 3 टाइप्स थे, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड प्लेन. बेटा उसमें बहुत सारे डेफिनेशन छुपी थी, लाइक इधर गए वेवलेट्स होता है, वेव सरफेस होता है, सेकेंडरी सोर्स होता है, देन ओल्ड वेव फ्रंट, नया वाला वेव फ्रंट,
प्लेन सरफेस भी होता है, नॉर्मल एक्सिस भी होता है, कुछ याद है? और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेलप होता है जिसको हम डार्क शेड से शो करते हैं, याद है सबको? उसके बाद सर ने हाइजीन्स प्रिंसिपल बताया था। उसके बाद मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है दो डायग्राम, इस दो डायग्राम के ऊपर 100% एक क्वेश्चन आता ही है। बट बच्चों आईएमपी कौन सा था, क्या लगता है? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? पहले में सर ने वेरीफाई किया था कि आने वाला एंगल और जाने वाला एंगल क्या होता है। दूसरे में सर ने वेरीफाई किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है sin i अपॉन sin। ये फार्मूला कहां से आ गया? तो यहां से आ गया। ये दोनों भी एक्सप्रेशन बनाने के पीछे हाइजीन्स नाम के बंदे का बहुत बड़ा है, याद है ना? बड़े बड़े डायग्राम्स थे। वेरी गुड। उसके बाद मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है सर ने एंट्री की थी पोलराइजेशन में, याद आया कुछ? पोलराइजेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या है? एक ऐसा फिनोमेनन है जिस फिनोमेनन में अनपोलराइज्ड लाइट को किस में कन्वर्ट किया जाता है? अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है? जो सारे डायरेक्शन में लाइट भेजता है। अगर सारे डायरेक्शंस के लाइट को सर एक ही डायरेक्शन में भेज रहे हैं, then it is unpolarized light is a such kind of light in which the vectors of electric field are travel in all possible directions. Polarized light is nothing but the vectors of electric field is travel only. हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों ले रहे हैं सर? Why we are not considering a magnetic field? यही रीजन था श्योर? मुझे तो नहीं लगता। और एक रीजन बताया था। पोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा क्वेश्चन वही है, मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं लिया हमने? चैताली, आपका आंसर कैसा है? बोथ ऑप्शन ए बी सी एंड डी। अरे बेटा, लाइट में मैक्सिमम इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, याद रखिए। किसकी? जैसे हमारे बॉडी में, हमारे बिहेवियर में अच्छी बातें बहुत है, बुरी बातें बहुत कम है ना, तो ऑब्वियसली मैं अच्छी बातों को अप्रिशिएट करूंगा ना। किसी भी लाइट के रेडिएशन में दोनों भी तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का अस्तित्व बहुत ज्यादा होता है, 70% से ज्यादा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का अस्तित्व बहुत, और वैसे भी हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करता है, उससे कुछ मुझे लेना देना। समझ में आ रहा है? ये पोलराइजेशन करना मतलब कुछ अलग कंसेप्ट नहीं थी। नोटबुक ली सर ने, इसको अंदर से वर्टिकली काटा और इधर से टॉर्च लगाई, और टॉर्च में से जो लाइट निकली वो अनपोलराइज्ड लाइट थी। उधर जाने वाली लाइट क्या थी? अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए एक धातु मिलता है, लुक लाइक अ स्टोन, लुक लाइक अ ग्लास, डेंसर मीडियम। उसका नाम था, जो अर्थ में मिलता है, टर्मलाइन क्रिस्टल, जो पत्थर जैसा दिखता है, यू नो, लुक लाइक अ मार्बल, उसे बोला जाता है पोलराइड। उसका और एक नाम था डिटेक्टर, और एक नाम था एनालाइजर। जो पोलराइड है वही डिटेक्ट भी करता है और एनालाइज भी करता है, याद है ना सबको? पर उसी पोलराइड को सर अगर वर्टिकली माउंट करते हैं, देन द नेचर ऑफ लाइट गेट चेंज फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट टू। और यही अगर मैं पत्थर हॉरिजॉन्टली माउंट करता तो आगे लाइट मिलेगी? तीन तरह की लाइट मिलती है। सबसे पहले अनपोलराइज्ड लाइट, दूसरी होती है पोलराइज्ड लाइट, और तीसरी पोलराइज्ड या प्लेन पोलराइज्ड। वर्ड सेम ही है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्यों लिखा? इट इज अनप्यूरिफाइड एंड लिटिल बिट प्यूरिफाइड। इसी पोलराइजेशन के इफेक्ट को सर ने रस्सी के इफेक्ट में भी कन्वर्ट किया था, याद है? रस्सी का मतलब क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन बाय ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। कुछ याद आया? रस्सी के टाइम सर ने पोलराइड का यूज किया था या स्लिट का? स्लिट मतलब क्या? जिसका अंदर का सेक्शन वर्टिकली कट। अगर आप वर्टिकली कट करोगे तो वेवफॉर्म आगे जाएगी, अगर आप उसको माउंट हॉरिजॉन्टली करोगे तो आगे वेवफॉर्म नहीं। कुछ याद आ रहा है? और सबसे लास्ट में सर ने ये डायग्राम ड्रॉ करके दी थी, जिसके अंदर ये शेप थे, याद है? दिस ओवल शेप डिस्क, जिसके अंदर कट्स है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। दो सेक्शंस बने, ओपन सेक्शन है, ओपन सेक्शन में से लाइट ट्रैवल करेगी, क्लोज सेक्शन में से लाइट ट्रैवल नहीं करेगी। यहाँ तक याद है सबको? कुछ याद आ रहा है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे सॉरी दो ही थ्योरम आपके बाकी रहते हैं, मेलस थ्योरम एंड ब्यूस्टर्स थ्योरम। एक्चुअली उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है ब्रेवस्टर्स थ्योरम, पर उसको बोला जाता है ब्यूस्टर्स थ्योरम। ठीक है, स्टार्ट करें? गिव अ स्टार्ट। बोलो बेटा।
प्लीज मेंशन द हीट मैलस लॉ। मैलस लॉ लिखिए, थ्योरम लिखिए, कुछ भी लिखिए। बारिश गिरी थी क्या रात में यहाँ पे? इतना पसीना क्यों आ रहा है? वाह, व्हाट इन्वेंशन। कौन बता, सीधा आईआईटी में जाएगा। आपका वेट कर रहे हैं वहां पे लोग, आपको पास आउट मैंने स्लो आगे बढ़े। बहुत ही बच्चों वाला फिनोमेनन है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। अभी तक सर ने जो पोलराइड लिया था बच्चों, ये वर्टिकली माउंट किया था ना, ऐसे बोलो आया ना। देखिए यहाँ पे बताता हूँ आपको, 2 मिनट के अंदर फंडा क्लियर हो जाएगा। और उसके अंदर क्या है एक्चुअली, इसका जो कट सेक्शन था कुछ ऐसा था ना, याद है आपको? अगर आप पहले पोलराइड का कट सेक्शन ऐसा करोगे तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली बाहर निकलेगी। कुछ याद आया? इस मैलस लॉ ने हमें ये बताया, पहला पोलराइड आप सीधा रखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा ही निकलेगी। बोलो हाँ या ना? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे निकल रही है पोलराइज्ड लाइट है, याद है ना सबको? इस बंदे ने क्या किया, सेकंड पोलराइड को हॉरिजॉन्टली नहीं किया, वर्टिकली रखा, सिर्फ स्लिट का कट सेक्शन थोड़ा बदल दिया। पहला कट सेक्शन ऐसा था, am I right? उसने इसको थोड़ा बेंड कर दिया। दिख रहा है सबको? बेंड करने के बाद इंटेंसिटी सेम रहेगी या चेंज होगी? वही बता रहा है ये बंदा। दैट मींस इफ यू आर बेंड द स्लिट ऑफ द सेकंड पोलराइड, ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर चेंज। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकली थी ना, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी। समझ रहे हो आप? मतलब सीधा निकलेगी टेढ़ी। इस बंदे का कहना है कि सेकंड पोलराइड के वजह से जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो पहले पोलराइड के cos स्क्वायर थीटा टाइम्स होती है। दिमाग में गया है, ऊपर से गया ये स्टेटमेंट इसकी। और एक बार बताता हूँ, कितने पोलराइड्स रखना है सर को? पहला और डायग्राम इमेजिन कर रहे हो? पहला पोलराइड इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा फेंकेगा या सीधा फेंकेगा? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? दूसरा पोलराइड बच्चों सीधा ही है। सर ने सिर्फ स्लिट का एंगल क्या किया, थीटा कितना रखना है, 30 रखिए, 40 रखिए। ज्यादा बेंड मत कीजिए, अंडरस्टैंड? ज्यादा बेंड करोगे, अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसा बेंड करोगे तो लाइट आगे मिलेगी नहीं। फॉर एग्जांपल सर ने सिर्फ 45 डिग्री तक चेंज किया, एंगल मिला थीटा। एक जगह से थीटा नहीं मिलता, आपका पहले पेन ऐसा था वैसा। बच्चों मुझे थीटा 2 दिख रहे हैं, ऊपर से भी और नीचे। इसका कहना क्या है, इस बंदे का कहना क्या है, द इंटेंसिटी इंड्यूस्ड बाय द सेकंड पोलराइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट पोलराइड। अभी जो मैंने आपको बताया क्या ये ऐसा ही है? मतलब सर को वेरीफाई क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। अरे वाह, ये तो पेन चल रहा है। वेरी गुड। मोटो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ सेकंड पोलराइड इज cos स्क्वायर थीटा टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ, ये वेरीफाई करना है, 2 मिनट का काम है। पहले स्टेटमेंट लिखे, लिखो फिर क्या हो बेटा? cos क्यों लिया? क्योंकि एंगल बताता हूं मैं डायग्राम। sin थीटा नहीं लेंगे, वो भी बताता हूं sin थीटा क्यों लेंगे, टेंशन मत लो। मैलस लॉ पहले मोटो लिखिए, I2 cos स्क्वायर थीटा ऑफ I1। cos स्क्वायर थीटा बेटा, cos ही क्यों लेना है आपको डायग्राम के अंदर पता चलेगा। प्लीज गिव मी टाइम ऑफ 5 मिनट्स ओनली। नेक्स्ट लाइन राइट डाउन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हम मन से बना रहे हैं, आपके बुक में इसके स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं है, ट्रस्ट नहीं तो घर पे जाके देखिए। नेक्स्ट लाइन डबल इनवर्टेड कॉमा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड पोलराइड। सर ने कहा द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन अ सेकंड पोलराइड, सेकंड पोलराइड इज cos स्क्वायर थीटा टाइम्स, cos स्क्वायर थीटा टाइम्स को हाईलाइट कीजिए, इज cos स्क्वायर थीटा टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट पोलराइड। बहुत ही इजी स्टेटमेंट है बच्चों वाली। इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट पोलराइड। कुछ समझा स्टेटमेंट कैसे? घबराइए मत, इसको वेरीफाई करना मतलब मैं पहले ही कह रहा हूं बच्चों का काम है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। वेरी गुड। चलो वेरिफिकेशन लिखे, बोर्ड पे ध्यान दीजिए प्लीज। चलो इसके पहले आपको डायग्राम दिखा देता हूं, मतलब आपका फंडा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं आप घर पे जाके गूगल पे चेक करते हो या नहीं, प्लीज डायग्राम गूगल पे चेक करते चलिए, ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होती है। फॉर एग्जांपल दिस डायग्राम,
इज इट लिटिल बिट विजिबल टू एवरीवन? मुझे तो दिख रही है अच्छे से, ध्यान से सुनना है। इधर से सर ने टॉर्च को ऑन किया, चलो ठीक है बेटा, ये पहला पोलराइड है बच्चों, ये सीधा माउंट है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे भेजेगा? ऑब्वियसली सीधा भेजेगा, मतलब ये कन्वर्ट कर रहा है अनपोलराइज्ड लाइट टू, इसमें से जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी आगे गई लाइट, दिखी सबको? आगे गई लाइट, ये देखिए बच्चों, ये सेकंड पोलराइड। बच्चों पोलराइड वर्टिकल है, कट सेक्शन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है, थोड़ा इंक्लाइंड है, तो बेटा ऑब्वियसली लाइट भी इंक्लाइंड बनेगी ना, तो बेटा एंगल तो बनेगा ना। अब ये एंगल कैसा बनेगा मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। डायग्राम से कुछ पता चला थोड़ा थोड़ा? चलो स्टार्ट करते हैं। राइट ऑन वेरिफिकेशन। थोड़ा फास्ट लिखना है, ठीक है? कंसीडर टू पोलराइड्स, consider two polarities P1 and P2 are mounted on the same axis. Are mounted on the same axis, comma shown below. बच्चों इसका पूरा खेल डायग्राम पे है, जिसको डायग्राम पता चली उसको वेरिफिकेशन पता चला। आई एम 100% श्योर मैलस थ्योरम पे कभी सीईटी में, नीट और जेडब्ल्यू में आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया। तो पढ़ा रहा क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में अगर गलती से पूछा तो सिर्फ स्टेट बोर्ड को पूछा जाएगा, इसका यूज उतना कॉम्पिटिटिव सेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं, ये चीज याद रखिए। चलो आगे बढ़ते बच्चों। ये सर ने लिया प्राइमरी सोर्स, दिख रहा है सबको बच्चों? प्राइमरी सोर्स है मतलब सर के पास एक टॉर्च है, किसी को कोई दिक्कत? पहले तो मुझे एक एक्सिस बनाना पड़ेगा। एक्सिस का मतलब प्रोपगेशन होता है। व्हाट इज द प्रोपगेशन? दैट मींस द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड। एक वर्ड गलत यूज किया सर ने, इट्स अ मोनोक्रोमेटिक, इट्स नॉट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, इट्स ऑर्डिनरी लाइट। कुछ याद आया सबको? डायग्राम का खेल है पूरा। ये ओवल शेप पहली डिस्क, कौन बातें कर रहा है? कीप क्वाइट। ये ओवल शेप दूसरी डिस्क। चलो ठीक है। पहले डिस्क में सर को क्या करना है, इसका जो ग्राफ है, इसका जो एक्सिस होता है, इसको याद है, एक एक्सिस का नाम था क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, याद है ना सबको? इसका बच्चों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आपको कैसे दिखाना है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? ये सर ने वर्टिकल दिखाया भाई, ऐसे दिख रहा है सबको। सेकंड में क्या करना है? वर्टिकल या इंक्लाइन? तो बच्चों इसको इंक्लाइन दिखाइए ऐसे, थोड़ा अच्छे से दिखाना है। चलो ठीक। अब देखिए बेटा बच्चों लाइट कैसे आएगी? ये कौन सी लाइट है? अनपोलर लाइट। इसका एक्चुअल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इधर शो करता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन दिखाए, ज्यादा दिखाने की जरूरत दिखाना है तो दिखा सकता हूं अगर आपके पास टाइम। ये डॉट दिखाना है। पहला पोलराइड बच्चों क्या करेगा? विच कन्वर्ट्स, जल्दी, अनपोलराइज्ड लाइट टू डॉट दिखाने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता डॉट दिखाने की जरूरत है बच्चों। इसको सर ने नाम दिया है P1। आगे चलिए, आगे चलने के बाद ये वेक्टर आगे चल के सीधा आगे जाएंगे, बेंड होंगे बच्चों। इसका जो एंगल है ना, उसी एंगल में आपको तीन लाइट दिखाने इधर। कुछ दिमाग में जा रहा है? बोलो हाँ या ना? तो बच्चों ये कौन सी लाइट है? ये भी ऑब्वियसली कौन सी लाइट होगी? पोलराइज्ड लाइट। सिर्फ उसका एंगल थोड़ा क्या हुआ, ज्यादा फोकस P2 पे कीजिए क्योंकि आपका पूरा इमेजिनेशन P2 पे। इंटरेस्टिंग बात बच्चों ये है कि इसमें से जो लाइट निकल रही थी उसकी इंटेंसिटी क्या थी? इसमें से लाइट जो निकल रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है? कोई गारंटी, कोई चांस नहीं, दोनों भी सेम है, कोई चांस नहीं। इसलिए सेकंड पोलराइड हमें ये बता रहा है भाई लोग, दोनों की इंटेंसिटी बिल्कुल भी सेम नहीं है। इज दैट क्लियर? क्यों सेम नहीं? क्योंकि रिलेशन हमारे पास है। अगर ये नहीं होता तो सेम होता था ना, पर ये इसलिए सेम नहीं है बच्चों। इंक्लाइंड है, मैंने आपको बोला था जब भी कोई वेक्टर इंक्लाइंड होता है तो कितने एंगल्स बनते हैं? अलोंग, अलोंग, इसके साथ लेना आप डिसाइड कीजिए। वेट, क्या आपके दो लाइंस दिख रहे हैं, ये वाली और ये वाली? तो इसको थोड़ा ओपन करके साइड में लिखता हूं, कोई दिक्कत किसी को? ये एंगल है बच्चों थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा? अकॉर्डिंग टू पहला पोलराइड या सेकंड? सेकंड पोलराइड का ओवल शेप में नहीं दिखाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत? ये वर्टिकल स्लिट और ये इंक्लाइंड स्लिट। इज इट विजिबल टू एवरीवन? बेटा ये एंगल कितना था? थीटा। ऑब्वियसली सर को निकालना है I2 ना, मतलब इस
पोलरॉइड में से जो भी निकलेगा वो मिलेगा I1 या I2। तो बेटा ये रेफरेंस है ना I1, ये I1 किसका है बच्चों, दूसरे का या पहले का? तो ये रेफरेंस पहले का है बच्चों। एंगल कितने मिले, 2 मिले ना। आपने पूछा था सर साइन थीटा क्यों नहीं लिया, थोड़ा ध्यान से सुनना है। आपको जो रेफरेंस एक्सिस है स्लिट का वो वर्टिकल है ना बेटा, तो मैं वर्टिकल कंपोनेंट ही लूंगा ना। अगर आप कोई बच्चा मुझे आके बोल रहा है कि सर मुझे वर्टिकल नहीं लेना है, प्लीज इसको भी लीजिए बेटा, इसको लेके कुछ फायदा नहीं है क्योंकि लाइट आपकी उधर जा रही है। लाइट के अंदर लाइट, कुछ फायदा है नहीं। दैट मींस योर रेफरेंस वेक्टर शुड बी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। बेटा वर्टिकल लेंगे तो बच्चों बताइए इसमें कितने एंगल्स मिल रहे हैं आपको, 2 मिल रहे। ध्यान से सुनना, ये वाला एक और ये वाला। I1 के नजदीक का एंगल I1 है I1 cos थीटा, इधर का भी एंगल I1 है I1 cos थीटा। सर को निकालना है पूरी के लिए I1 है I2 अभी तक मुझे मिला, चलो निकालिए फिर। अकॉर्डिंग टू फिगर I2 इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना बच्चों, जब सर ने स्लिट को इंक्लाइन किया था तो ऊपर भी एंगल मिला और साइन कन्वेक्शंस के अनुसार ऊपर का एंगल पॉजिटिव लिया जाता है तो नीचे का नेगेटिव। वैसे मुझे नेगेटिव लेना भी नहीं है, तो ऊपर का एंगल क्या होगा cos ऑफ थीटा, नीचे का एंगल क्या होगा इनटू रेफरेंस वेक्टर I या I1। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो बच्चों, ये प्लस है तो ये जस्ट आपको बता रहा हूं मैं, पर एक्चुअली इसका प्लस माइनस यूज नहीं किया जाता, सो दैट्स व्हाई I2 कैन बी रिटन एज, बताइए cos स्क्वायर थीटा टाइम्स ऑफ I या I1। ये मैंने आपको पहले ही बोला था, ये बच्चों वाला थ्योरम है, इसलिए इसको बोला जाता है कौन सा लॉ, मेलस लॉ। मेलस लॉ में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, शायद आपको क्लिक नहीं हुआ, थोड़ा ध्यान से सुनना है। सुनिए बच्चों, अगर ये वेक्टर भी सीधा होता था ना, इधर से 10 वेक्टर निकले तो बेटा 10 को ही भेजेगा ना, ऑब्वियसली क्लास में जितने बच्चे हैं उतने बाहर निकलेगा ना। कोई 2 बच्चे के 4 बच्चे होंगे क्या कन्वर्ट, बिल्कुल भी नहीं, कॉमन सेंस की बात है। पर अगर मैं इस वेक्टर को या इस स्लिट को मैं थोड़ा इंक्लाइंड करता हूं तो इस बंदे का कहने का इंटेंशन क्या है, अगर आप किसी भी स्लिट को इंक्लाइन करोगे तो उस इंक्लाइंड का एंगल इसके इंटेंसिटी पे अफेक्ट करता है, इसलिए तो ये अफेक्ट दिख रहा है आपको cos स्क्वायर थीटा, ये मेलस लॉ होता है। दैट मींस आपको अगर परफेक्ट पोलराइजेशन चाहिए तो ये मेलस लॉ का फंडा अप्लाई करके कुछ मिलने वाला। हाँ, अगर आपको इंटेंसिटी चेंज करनी है तो स्लिट का एंगल बदलिए, अगर इंटेंसिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है तो स्लिट का एंगल बदलने की कोई जरूरत नहीं। इज दैट क्लियर? फर्स्ट कॉपी करना है। कीजिए ओपन। Atmosphere giving us a symbolic representation of inverter। लेंगे इन्वर्टर भी 2 फैन तो चलने चाहिए ना। यहाँ पे लाइट नहीं जाती इस एरिया में, इसलिए इन्वर्टर का सोचा नहीं हमने कभी। और बारिश में क्या है, बारिश में लाइट क्यों बंद की जाती है पता है किसी को? ऐसी बारिश में सर लाइट बंद हो, बारिश में लोगों की डेथ होती है बारिश की वजह से। अगर आप कंडक्टर लाइट कंटिन्यूसली ऑन रखोगे तो ट्रांसमिशन लाइन के कांटेक्ट में पानी चला जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है, शॉक्स लगते हैं, बंदे मरते हैं, इसलिए लाइट बंद की जाती है। बारिश में कम बंद की जाती है, पर अगर बहुत जोर से हवा हुई तो 100% बंद की जाती है। हवा की वजह से कंडक्टर के अंदर का जो सैग होता है ना वो मूव करता है, शॉर्ट सर्किट होता है, ट्रांसमिशन लाइन ब्रेक हो सकती है। मैं जब कल बरेली से निकल रहा था तो वहां पे बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। 33 केवी, यू नो 33 केवी क्या होता है? 33 केवी, 33 केवी, आपको पता नहीं 33 केवी से लाइट आती है आपको सब स्टेशन, आपको नाम ही नहीं पता। आप में से कौन कौन रूरल एरिया में रहते हैं, नॉट इन सिटी, सिटी में नहीं रहते, आप सब सिटी में रहते हो ना, इसलिए आपको 33 केवी पता नहीं है। हर गांव के साइड में 33 केवी नाम का एक सब स्टेशन होता है जो 33 केवी को 11 किलोवोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, और जो 11 किलोवोल्ट को 440 में कर रहा है, और आप 440 में से 230 ले रहे हो। आपको पता है ना? यस सर। ये गांव के बच्चों को 100% 33 केवी क्यों पता होता है? क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा ग्राउंड होता है खेलने के लिए, क्रिकेट, और वो ग्राउंड होता ही है, हर 33 केवी के अंदर एक ग्राउंड छुपा होता है, और वो ग्राउंड रिजर्व स्पेस होता है गवर्नमेंट के लिए, इसलिए आपको बताएंगे।
आराम से कॉपी कीजिए। Yes, ये diagram, without this diagram we can't find cos theta 2 times. आप कैसे सारा फंडा इस डायग्राम में नहीं दिखा सकते, जगह कम इसने डायग्राम को सेपरेट किया। इस लॉ को ना एग्जाम के पहले रीड करना है डायरेक्ट, इसको बार बार रटना नहीं है, बहुत कम टाइम पूछा जाता है इस लॉ को। हाँ, ब्यूस्टर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आया था इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला था, tan of mu is equals to IP। Keep it fast. जलगांव सिटी कभी शांत नहीं रहती पर हाईलाइटेड रहती है हर बार, पता है ना क्यों? कहा सर ने कंटिन्यूसली 3 दिन शायद कुछ मर्डर हुआ था क्या यहाँ पे? मेरे पापा बोल रहे थे अच्छे से रहते जब वहाँ पे, किसी बच्चों को गालियां मत देते। मतलब बिल्कुल नहीं, क्या क्या किसी का मन कब दुखेगा कुछ गारंटी नहीं, डायरेक्ट मर्डर कर रहे हैं, मतलब इधर एक चींटी मारना नहीं होता आदमी से, हर आदमी आदमी को मारना है। व्हाट इज डेयरिंग? इस एरिया में होता है, दिखता तो कभी नहीं मेरे को। चलो ठीक है, कॉपी किया सबने? Brewster's theorem, whose actual pronunciation is Brewster's theorem। बच्चों चुप रहिए थोड़ा। Brewster's theorem, whose actual pronunciation is Brewster's theorem। साइड में मेंशन कीजिए नीट पब्लिक रीडर। पिछला का एनालिसिस मुझे पता नहीं इस थ्योरम का, पर इस बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। राइट डाउन द स्टेटमेंट। The tangent of polarizing angle, पास लिखिए प्लीज। सर ने कहा the tangent of polarizing angle is equals to the refractive index of the tangent of polarizing angle is equals to the refractive index of refracting medium at which partially reflection is to be takes place, at which partially reflection is to be takes place। और एक बार बताऊं, the tangent of polarizing angle is equals to the refractive index of refractive medium at which the partially reflection is to be takes place। Understand? इसका वेरिफिकेशन मैं कल कंटिन्यू करूंगा, चलेगा? जैसे थ्योरम खत्म होगा, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आई एम गोइंग टू एंटर इन टर्म्स ऑफ लाइट। ठीक है, बहुत ज्यादा ही गर्मी हो रही है, मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है।
बसून घ्या